दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। एक पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया था, उसके आगे हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। और साथ में जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे चैनल का नाम जो कि देव जी के ट्रिक्स आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर जितने लोग आ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और प्रयास करेंगे कि आज का वीडियो भी आपका बहुत ही बेहतरीन हो, पिछले से ज़्यादा आपको इस वीडियो में ज्ञान मिले। तो आवाज़ हमारी आ रही होगी, क्लास स्टार्ट करें, बढ़ें आगे। चलिए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको हम यहाँ पर डायग्राम से भी समझा देते हैं। जैसे कि आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर दिया है पश्चिमी तट, तो याद रखिए ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है। तो ये जो पश्चिमी तट का पूछा है ना, इसका उत्तरी भाग, ये वाला भाग पूछ रहा है कि इस भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा कोंकण तट। क्या बोलते हैं, आपके कोंकण तट कहते हैं, जो कि कह सकते हैं ये आपके दमन से गोवा तक आपका ये जाता है। और ये वाला जो तट होता है, ये तट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, मालाबार तट बोलते हैं, जो कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, और ये जो तट होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। और ये जो ऊपरी वाला तट है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको मैप से पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो लोग नए हों आप लोग वीडियो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। देख लीजिए, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। कौन सा देश यहाँ पर भारत से अलग होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपका श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो आपका श्रीलंका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा, जो कि सियाचिन हिमनद भी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है और भारत पाक सीमा पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो आपका सियाचिन ग्लेशियर ही है। ठीक है, और ये जो आपका है आपके भारत और पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर जो विवाद है किन देशों के साथ, तो आपके भारत और पाकिस्तान के आपके कह सकते हैं विवादित स्थल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम, अगर इससे पहले आपने नहीं सुना हो कि व्हीलर द्वीप है कहाँ, तो याद रखिएगा आपका जो ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये उड़ीसा तट पड़ता है और उड़ीसा में ही, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने ही कह सकते हैं कि 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नाम बदला था। और इस द्वीप का, व्हीलर द्वीप का जो नाम बदला था, इसका नाम बदलकर जो रखा था, क्या रखा था, इसे अब्दुल कलाम द्वीप रखा था। ठीक है, अब्दुल कलाम जो कि आपके भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति थे, जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा था। ठीक है, और ये भारत के पूर्वी तट से लगभग देखा है तो 10 किलोमीटर की दूरी पर आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जो केंद्र भी इसमें आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपका जवाब मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। यहाँ पर समुद्र रेखा नहीं पूछा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे लंबा समुद्र तट पूछा है। ठीक है,
साथियों आपने सुना होगा सबसे लंबा जो राज्य है समुद्र सीमा को स्पर्श करता है वो गुजरात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समुद्र तट पूछा है, बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे लेवल में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर, मरीना तट, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मरीना तट होता क्या है, हो सकता है आपने पहली बार सुना है, अगर नहीं सुना है तो आप यहाँ पर आज सुन लीजिए कि क्या होता है यहाँ पर मरीना तट, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई के पास ही मरीना तट, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट की बात कर रहा है, समुद्र रेखा नहीं कर रहा है, समुद्री तट है, ठीक है ना। और इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है, जो कि देखा जाए ये आपका सबसे बड़ा तट आपका एशिया में माना जाता है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एरिया है ये आपका तट की बात कह रहा है। अगर यहाँ पर पूछ लेता भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सर्वाधिक जल से स्पर्श करता है या समुद्र से मिलता है, तब आपका गुजरात होता है। लेकिन यहाँ अगर तट की बात करें तो मरीना तट होता है। याद रखिए आपकी कहाँ पर है, तो चेन्नई में आपका स्थित है, तमिलनाडु की, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? एक सक्रिय ज्वालामुखी आपके यहाँ पर है बैरन, और बैरन द्वीप जो स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है? सबका जवाब आना चाहिए। और याद रखिए भारत में एक नहीं दो आपके कह सकते हैं ज्वालामुखी हैं। एक है जो कि बैरन द्वीप पर भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कहाँ पर है आपके? तो अंडमान द्वीप में है, ठीक है। अंडमान द्वीप में ही आपका स्थित है बैरन द्वीप। वहीं पर आपका बैरल जो आपका कह सकते हैं ज्वालामुखी है, ये भारत का ही नहीं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका है, ठीक है। समझ में आ गया ना। और दूसरा आपका है जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोडम, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? आपने हिस्ट्री की क्लास अगर आपने पढ़ा हो, जो कि हमने आपको महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, जो कि आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया था, ठीक है। हिस्ट्री को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, जो कि बोर्ड के माध्यम से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर खैबर दर्रा हमने आपको बताया था कि खैबर दर्रा ये उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान की सीमा पर आपका स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 7 का वो आपका हो जाएगा डी, आपके पाकिस्तान, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान। यहीं से जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या अदर लोग व्यापारी जो आते थे आपके खैबर दर्रे को ही, यहाँ पर कई दर्रे थे, एक आपका दर्रा था खैबर दर्रे से क्रॉस करके आते थे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं यहाँ पर। चलिए साथियों इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? सतलुज नदी घाटी में स्थित आपका दर्रा है, कौन सा दर्रा? सतलुज नदी घाटी में। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 8 का, और आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो सतलुज नदी घाटी में जो स्थित दर्रा है वो आपका है सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा है, ठीक है। और ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है किन्नौर जिला, ठीक है। किन्नौर जिला है, इसी के पास आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर एक नाथुला दर्रा किससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि नाथुला दर्रा जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है, ठीक है। नाथुला दर्रा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है, और ये नाथुला आपके सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं तिब्बत में पार करने के लिए यहाँ पर जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा? तो आपका कह सकते हैं जो हिमालय पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत में यहाँ पर कह सकते हैं उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ही कह सकते हैं यहाँ से जाने के लिए आपको रास्ता भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 9 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, नाथुला दर्रा, ठीक है। ये नाथुला दर्रा है, ये 9 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका सिक्किम में पड़ता है, ये यहाँ से भी जा सकते हैं, और कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे हैं, नीति माना है ना, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से भी और यहाँ से भी जा सकते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है उत्तराखंड में जो जाने वाले होते हैं दार्शनिक और यात्रा करने के लिए यहाँ पर जाते हैं, तो नाथुला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा से होकर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर जो कि आपको बोल दिया है तिब्बत में है ना, तो तिब्बत जाने के लिए नाथुला दर्रा से ही ये लोग प्रवेश करते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। डंकन पैसेज, ठीक है, ये जो आपका स्थित है किसके मध्य स्थित है। जवाब सही क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका डंकन पैसेज जो स्थित है वो आपके दक्षिणी व लिटिल अंडमान, याद रखिएगा, जो आपका भारत का दक्षिणतम अर्थात कह सकते हैं या अंडमान निकोबार है, तो ये काफ़ी लंबाई तक आपका बटा हुआ है और इसमें उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, लघु अंडमान, ठीक है, ग्रेट निकोबार आदि हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका दक्षिणी अंडमान है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो आपका पड़ता है वो आपका होता है डंकन पैसेज, ठीक है। और इनके बीच की दूरी थोड़ी नहीं होती है, कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी में बसे होते हैं। समझ में आ गया ना, ये द्वीप है एक प्रकार से, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे कि बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान, बृहद हिमालय में स्थित एक जो ठंडा आपका रेगिस्तान है आपका कौन सा है यहाँ पर, और इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका ठंडा रेगिस्तान है, तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर लद्दाख, ठीक है, लद्दाख है। देखो हम ये नहीं कहते कि सभी बच्चे यहाँ पर आना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे नए होते हैं, कोई बच्चे बिल्कुल इंटर से यहाँ पर बिल्कुल से तैयारी में लग गए हुए हैं, है ना, तो किसी को नहीं भी आता और किसी को आता भी है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं और बारीकी से यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो लद्दाख जो कि बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है, और भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है आपकी इसी लद्दाख में ही होती है। समझ में आ गया ना, ठीक। एक क्वेश्चन आपके लद्दाख से और बनता है, क्या बनता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क, क्या नाम है, हेमिस नेशनल पार्क है। ये जो आपके लद्दाख में है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क आपका है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जितने लोग अभी वीडियो नहीं लाइक किए हैं भाई, वीडियो लाइक करिए, तभी मज़ा आता है पढ़ाने में। किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ना पीडीएफ का ना ही नोट्स का, किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो आप लोग लाइक ईमानदारी से लाइक कर दिया करिए, ठीक है। किसी का नाम या बोलने से क्या मतलब है बार बार से, ऐसे आप पहले से लाइक कर देंगे तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है। जवाब यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 12 ऑप्शन सी नंबर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, याद रखिएगा सी ऑप्शन आपको हो जाएगा सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था उनका, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर यहाँ पर पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है, ठीक है। और ये जो एक थे एक ब्रिटिश भूगोल वक्ता थे, ठीक है, महासर्वेक्षक थे, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर कब, तो आपके 1865 ईस्वी में इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साल्टोरा पर्वत कहाँ स्थित है, साल्टोरा पर्वत कहाँ स्थित है, साल्टोरा पर्वत, और याद रखिएगा कि जो साल्टोरा पर्वत है वो काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, ठीक है, काराकोरम पर्वत। तो यहाँ पर देखो काराकोरम बार बार आ रहा है तो आपको बता ही देते हैं कि काराकोरम पड़ता कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला हिमालय में ये वाला जो होती है ये काराकोरम श्रेणी है, यहीं पर, और आपकी जो जगह है वो आपकी केटू, ठीक है, तो केटू भी कहाँ पर है आपकी यहीं पर है। तो काराकोरम पर्वतमाला का ही एक अंग आपका है जो साल्टोरा पर्वत आपका है, कहाँ पर, काराकोरम पर्वत में, यहाँ अर्थात इस एरिया में। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। सबका जवाब ही बिल्कुल सही होना चाहिए, नए बच्चों को छोड़कर जो पुराने बच्चे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, और सही जवाब बिल्कुल आ रहा है। भारत में सबसे पुरानी जो आपकी पर्वत श्रेणी है वो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी।
ये जो आपका निर्माण कार्य होता है वो प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है, ठीक है। ये आपके है कहाँ, तो आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है अरावली, ठीक है। और ये है कहाँ पर अरावली, तो आपकी एक जगह आपने सुना होगा माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू। और माउंट आबू में ही एक अरावली का सर्वोच्च शिखर पड़ता है जिसे बोलते हैं गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है। ये गुजरात से लेकर, ये जो आपकी अरावली है ये गुजरात में अहमदाबाद के पास से लेकर यह आपकी दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में बसी हुई है, ठीक है। और ये दिल्ली के पास, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के पास एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं रायसीना पहाड़ी, ठीक है। क्या बोलते हैं, रायसीना पहाड़ी, ठीक है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इतने क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते थे। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल से आना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अगला है नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं, कहां पर स्थित हैं। चलिए साथियों, यहां पर जवाब आपका सही क्या हो जाएगा, तो साथियों यहां पर जवाब नागा, खासी और गारो का पहाड़ियां जो स्थित हैं ये आपके हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, ठीक है, पूर्वांचल पर्वतमाला में। अब पूर्वांचल पर्वतमाला किसे कहते हैं, तो ये आपका जो भारत है ना, तो भारत में ये जो 7 सिस्टर वाला एरिया है, ठीक है, हमने बताया था पूर्वोत्तर में 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपका कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत की श्रेणी है और यहीं पर आपका जो गारो, खासी, जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ आपकी यहीं पर आपकी पड़ती हैं, ठीक है। हिमालय जो कह सकते हैं कि मासिनराम मेघालय है, तो मेघालय में आपकी पड़ती हैं, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। चलिए, भारत में स्थित है पूछा गया है अराकायोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या पीर पंचाल। सही जवाब क्या हो जाएगा 16 का, तो 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। जो पीर पंजाल है ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही क्या है, आपका भाग है, ठीक है, जो कि भारत की हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में आपको है, ठीक है। और ये जो आपका है निम्न हिमालय श्रेणी अर्थात सर्वोच्च श्रेणी के रूप में जाना भी जाता है। समझ में आ गया। अच्छा, ये जो अराकानयोमा है, अराकानयोमा, ये श्रेणी जो पड़ती है म्यांमार में पड़ती है, कहाँ पड़ती है, म्यांमार में पड़ती है, ठीक है। और जो साल्ट रेंज है, साल्ट रेंज ये जो पड़ती है वो पाकिस्तान में पड़ती है। सुलेमान श्रेणी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर में अर्थात कह सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है सुलेमान। तो ये चारों ही आपको बहुत ही जरूरी पॉइंट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन है कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। 17 नंबर, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इस पर्वतमाला की जो सर्वोच्च श्रेणी है वो अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक है, याद रखिएगा अमरकंटक, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा कि नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट में, कहाँ पर, देखिए ये आपका दक्षिण भारत हो गया, ये आपका पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट में कहाँ पर, तो आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपकी नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। नल्ला मल्ला पहाड़ी कह सकते हैं एक भौरानी कोड़ा है जो सबसे ऊंचा शिखर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो कि अभी हमने आपको बताया था कि ये जो आपका होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो आपका है कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल जो कि अभी हम बताया था कि यहाँ वाला जो एरिया होता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला ये कोरोमंडल होता है। इसे ही बोलते हैं कि पूर्वी तट के नाम से भी जिसे जानते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न से कौन सा है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। चलिए यहाँ पर दूसरा आपसे लगा दिया गया है और दूसरा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर विश्व का सबसे जो दूसरा ऊंचा पर्वत है वो K2 अर्थात काराकोरम पर्वत है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि हिमालय पर्वत है ही,
उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपका K2 भी आता है, और ये देखा जाए तो ये विश्व का दूसरा है। फिर आपका जो कंचनजंगा है, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा आ जाती है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो माजुली द्वीप पूछा है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका मतलब नदी द्वीप क्या होता है, जैसे कोई नदी आ रही है और बीच में अगर कोई एरिया भूभाग है उसमें पानी नहीं गया है, ये ज़मीन आपकी खाली पड़ी है, तो ये देखो नदी के बीच में द्वीप हो गया है ना, अर्थात यहाँ पर पानी नहीं गया है, चारों तरफ से पानी भर गया है लेकिन इसमें नहीं गया है, तो ये द्वीप हो गया। तो ये आपकी कह सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है, आपका माजुली द्वीप है। कहाँ पर है, तो आपके असम राज्य में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरक्रीक कहाँ स्थित है। सरक्रीक कहाँ स्थित है आपका, तो सरक्रीक जो कि हमने आपको कई बार बताया, अपने बोर्ड के माध्यम से हमने ज्योग्राफी काफ़ी हद तक ख़त्म किया है। तो यहाँ पर 22 का जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर भारत है और ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और यहाँ पर गुजरात के बीच में एक जगह खाली पड़ी है, दलदली एरिया है जिसे सरक्रीक कहते हैं। ठीक है, और सरक्रीक है तो यहाँ पर कह सकते हैं दलदल है, लेकिन विवाद है क्योंकि यहाँ पर जो खनिज तत्व है या कह सकते हैं जो आपका तेल वगैरह है तो यहाँ पर है, तो इसलिए अधिकार कहता है कि पाकिस्तान हमारा है और भारत कहता है हमारा है, जिस पर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो भारत इसमें से अधिकार किए हुए है। ठीक है, और यहीं पर कह सकते हैं जो फ्री बंदरगाह है, ठीक है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, इसी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कि स्थित है। अभी हमने बताया था अराकान योमा, ये आपके जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, तो देखो अभी हमने चारों पहाड़ियों को बताया था ना, और ये आपके पड़ता है कहाँ पर, तो आपके म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, अराकान योमा जो पड़ता है आपके कहाँ पर, तो आपके म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका कि निम्न हिमालय और के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो आपका निम्न हिमालय है और कौन सा हिमालय, तो शिवालिक हिमालय। देखो हिमालय के भी आपके कह सकते हैं, देखो ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर बृहद हिमालय हो जाता है, फिर आपका लघु हिमालय हो गया, फिर इसके बाद आपको कह सकते हैं शिवालिक हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न हिमालय और शिवालिक। ठीक है, निम्न हिमालय, ये निम्न हिमालय आपका हो गया, ये शिवालिक हो गया, इनके बीच में आपकी दून नाम की घाटियाँ होती हैं। तो इन दून की घाटियाँ जो आपकी हैं कह सकते हैं आपकी कहाँ पर, तो आपकी शिवालिक और निम्न। दून मतलब आप समझते हैं, देहरादून है ना, नाम सुने ना, देहरादून, हरिद्वार, ये आपकी इन्हीं के बीच में आपकी पाई जाती हैं। तो जवाब यहाँ पर 24 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में ही आपकी दून पाई जाती हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अरब सागर की बात किया है, तो भाई अरब सागर आपका कहाँ पड़ता है, देखिए ये आपका है क्या, अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, और ये तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो 3 समुद्र अर्थात बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर को मिलता है। तो अरब सागर में ही, ठीक है, अरब सागर में ही कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर आपका द्वीप स्थित है जो कि लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में ही आपका पड़ता है क्या, आपका मिनिकॉय। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मिनिकॉय द्वीप है तो वो आपका पाया जाता है कहाँ पर, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। आपके लक्षद्वीप का जो दक्षिणी पॉइंट है वहाँ पर आपको मिलता है मिनिकॉय। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि 27 नंबर से कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दक्षिण भारत है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, इन दोनों पहाड़ियों को जोड़ने वाली जो कह सकते हैं इन दोनों घाटों को जोड़ने वाली जो पहाड़ी है वो आपकी पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। हाँ, कभी कभी आपने सुना होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली जो जगह है वो आपकी कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक है, कौन सी, कार्डमम की पहाड़ियाँ, वो भी सही है, लेकिन जब ऑप्शन में नीलगिरी हो तो नीलगिरी ही लगाना, क्योंकि नीलगिरी का ही भाग आपकी कौन है, कार्डमम है। तो इस कारण से सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, नीलगिरी को ही देंगे। समझ में आ गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हिमालय है, ठीक है, हिमालय है और हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, नदियों के हिसाब से अर्थात जल संग्रह के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग में सबसे पहले आपकी जो नदी ऊपर से बहती है आपके जम्मू कश्मीर में, वो आपकी सिंधु नदी बहती है ना, सिंधु नदी। फिर इसके बाद सतलुज नदी आती है, ठीक है, कौन सी नदी, सतलज नदी आती है। इसके बाद आपकी काली नदी आती है और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं तीस्ता नदी आती है और इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी कह सकते हैं जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका हिमालय रहता है ये आपका जम्मू कश्मीर वाला, इसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर उत्तराखंड वाले को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। फिर इसके बाद ये जो आपका होता है इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। फिर इधर आपका होता है असम हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो आपका एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पंजाब हिमालय। सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो ये क्षेत्र होता है इसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, जो कि सबसे छोटा आपका हिमालय हो जाएगा। और इसके बाद जो आपकी काली नदी है और तीस्ता नदी, इसके बीच का जो आपका हिमालय इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी और इसके साथ आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ये जो आपका एरिया इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो चारों आपको हिमालय यहाँ पर कंप्लीट हुए। यहाँ पर हम प्रश्न जो आपका होगा उसके बारे में पूरा डिटेल निचोड़ के बता देंगे, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो हर प्रकार का एग्जाम कह सकते हैं प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में कह सकते हैं, ये जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब दिहांग कहते हैं। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। हमने देखो पहले बता दिया, अब उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपका आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला पूछा गया है। तो देखिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है और ये जो आपका हिमालय है ये हिमालय, ठीक है, मतलब कह सकते ये घाट जो आपका है, इस घाट को, ठीक है, इस घाट को और क्या नाम दिया जाता है, तो पश्चिमी घाट नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहते हैं, आपके पश्चिमी घाट को बोलते हैं। अगर पूछ लेता है हिमाद्री पर्वतमाला, तो हिमाद्री पर्वतमाला आपका कौन होता है, ये पूर्वी घाट होता है जिसे बोलते हैं हिमाद्री पर्वतमाला। समझ में आ गया ना, ये सह्याद्री पर्वतमाला है, ये हिमाद्री पर्वतमाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे, केरल के तट को क्या कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था केरल का जो तट है उस तट को क्या कहते हैं, उसे मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि ये जो आपका तट है, ठीक है, ये तट आपका है, ये मालाबार तट है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसे जोड़ता है। तो 32 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, 32 को ऑप्शन राइट और सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। बताइए भाई, पुरातन काल में जो हिमालय का एक भाग था और ये कह सकते हैं इस हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है, टेथिस सागर था, ठीक है। कौन सा सागर था, टेथिस सागर था, जहां पर वर्तमान में क्या है आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर भारतीय प्लेट थी जो कि यूरेशियाई प्लेट से अलग हुई, ठीक है। तो यहाँ पर टकराने के बाद कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर हिमालय पर्वत आपका बन पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, कुल्लू घाटी। और याद रखिए कुल्लू घाटी जो स्थित है ये आपके लद्दाख और पीर पंजाल, ठीक है, लद्दाख जो आपकी श्रृंखला है और पीर पंजाल अर्थात लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका हिमालय बनता है तो लद्दाख जो आपकी पर्वत श्रृंखला है और फिर आपका पीर पंजाल श्रृंखला है। तो यहीं पर आपके कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में आपकी पड़ती है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं इन दोनों के मध्य आपकी स्थित है। समझ में आ गया ना। और यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 35 का। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सैडल। ठीक है, माउंट सैडल, या कह सकते हैं इसे सैडल पीक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सैडल पीक के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा अर्थात ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, लेकिन आज के बाद ये प्रश्न आपके दिमाग में रट जाएगा। यहाँ पर दिया है पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा अर्थात ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि 6000 मीटर की ऊंचाई में वनस्पति आपकी नहीं उगती है ना। अब यहाँ पर बर्फ़ कहाँ पर ज़्यादा होगी? ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पेड़ों की संख्या ज़्यादा मिलेगी वो आपकी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, पूर्वी हिमालय में मिलेगी, पश्चिमी हिमालय में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में पेड़ों की संख्या आपकी कम है। ठीक है, ये समझ सकते हैं कि जो आपका ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई नहीं होने के कारण वनस्पति आपकी ज़्यादा मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचेंगे वहाँ पर क्या होती है, वृक्षों की संख्या आपकी घटने लगती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ों की संख्या आपकी पश्चिमी क्षेत्र में कम होती है, पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा होती है। ऐसे नंबर ऐसे समझ लीजिए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 36 का, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं क्या हो जाएगा कि पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? तो आपको कह सकते हैं कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन का जो भाग है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका लद्दाख पठार है, ठीक है, लद्दाख पठार है, ये आपके अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, अक्साई चीन का भाग है। और आपको पता होगा कि 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ था, इसी भूभाग पर हुआ था। ठीक है, अर्थात अक्साई चीन पर के अधिकार कर लिया गया था चीन वालों ने, तो इस कारण से आपका हुआ था। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।